सिकंदर ख्वाब में देखा कि उसका बेटा अपनी माँ के पेट में शेर की शक्ल में है। कदीम यूनानी कहानियों में ये भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर आसमानी देवता ज़ेउस का बेटा था। एक शहंशाह के बेटे होने की वजह से सिकंदर आजम को बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम की गई। 16 साल की उम्र तक अलेक्जेंडर को अरस्तू ने पढ़ाया। वही अरस्तू जिसे यूनान में सबसे दाना फलसफी माना जाता था, जो अफलातून के साथ एक लंबे अरसे तक रहा। अरस्तू ने अलेक्जेंडर को शायरी और बुनियादी तालीम के साथ तारीख से भी रोशनास कराया। अदा करती है। सिकंदर आजम ने अरस्तू से जो तालीम हासिल की उसकी बुनियादें यूनानी कल्चर में थीं, इसीलिए उन्हें फलसफे की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह उन्हें भी एलियड और ओडेसी जैसी नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमर पर अबूर हासिल था। होमर की नज़म इलियाड सिकंदर आजम के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रख कर सोते थे। अलेक्जेंडर की परवरिश अजीम मकदूनिया के नौजवानों के अंदाज में नहीं हो सका कि इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस कत्ल में सिकंदर और उसकी वालिदा का हाथ था। सिकंदर आजम का हाथ इस कत्ल के बाद रुका नहीं। उन्होंने एक एक करके ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनकी जाननशीनी के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस के सिवा उन्होंने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदार भाइयों समेत ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनके इक्तदार के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ को तो बहुत जालिमाना अंदाज से मौत के घाट उतारा गया। बिल आखिर सिकंदर आजम तख्त नशीन हुए और अब उनकी निगाहें सल्तनत फारस की जानिब थी। अपने हुक्मरानी के बेशतर साल पूरे मगरबी एशिया और मिस्र में एक तवील फौजी मुहिम चलाने में गुजारे। 30 साल की उम्र तक उसने यूनान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतें बना ली थीं। वो जंग में नाकाबिल शिकस्त रहा। उसने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफर किया।
اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایران کو فتح کرنا سکندر اعظم کے لیے سب سے بڑا خواب تھا۔ دراصل یہ خواب اس کا نہیں بلکہ اس کے والد فلپ دوئم کا تھا۔ اس وقت ایران جیسی مضبوط ریاست کو فتح کرنا ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت یونانی فوج ٹک نہیں سکے گی۔ پھر انہوں نے اپنے ماتحت علاقے ترکیہ کے گورنرز کو یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ سکندر کی فوج کا دفاع کریں۔ ایرانی بادشاہ کا یہ گمان تھا کہ سکندر کی فوج میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایران تک پہنچ سکے۔ ایک اندازے کے مطابق داریوش سوئم یعنی ایران کے بادشاہ کے ماتحت فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی، جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھے جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ریجمنٹ تھی، جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی تھی، جبکہ سکندر صرف 50,000 فوجیوں کے ساتھ نکلا تھا۔ سکندر یونانی کا ایرانیوں سے پہلا مقابلہ دریا کے کنارے پر ہوا، جہاں ایک کنارے پر سکندر کی فوج چڑھائی کرنے کو تیار تھی، جبکہ دوسری طرف ایرانی فوج دریا کے اونچے والے کنارے پر تھی۔ ایرانی فوج کا خیال تھا کہ یونانیوں کی فوج پانی کا بہاؤ دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گی، مگر سکندر نے سب سے پہلے خود پانی میں کودنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ سکندر کی اس جوان مردی کو دیکھ کر سارے فوجیوں نے سکندر کی پیروی کرتے ہوئے دریا میں چھلانگیں لگا دیں اور ایرانی فوج پر دھاوا بول دیا۔ اس حملے سے ایرانی آگ لگا کر بھاگ گئے اور سکندر یونانی کی قیادت میں یونان کی فوج نے ترکیہ کے ساحلی علاقوں کا محاصرہ کر کے شام اور
देवता की तरह किया। उन्होंने यूनानी फौज के आगे सरेंडर कर दिया और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम के सर पर ताज रखकर उन्हें सूरज के देवता के बेटे का खिताब भी दिया। सिकंदर आजम ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मिस्र में अपने नाम का एक शहर तामीर करवाया जिसका नाम सिकंदरिया रखा गया। आधे ईरान पर कब्जा करने के बाद अब सिकंदर की नजर ईरान की बाकी सल्तनत पर थी। उसने दारियुश स्वयं के साथ फैसला कुन जंग करने के लिए कमर कस ली। अक्टूबर 331 कबल मसीह में एक बार फिर सिकंदर यूनानी और बादशाह दारियुश स्वयं आमने सामने थे। ये दोनों जानते थे कि ये जंग किसी एक के लिए तख्त या तख्ता होगी। एरबल के करीब गोगमिला के खुले मैदान पर इस जंग में भी सिकंदर की फौज की तादाद ईरानियों से कम थी, लेकिन एक जबरदस्त हिकमत अमली से सिकंदर ने इस जंग में भी बादशाह दारियुश को शिकस्त फाश किया और वो एक बार फिर मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। इस बार वो अपनी बाकी बची फौज को लेकर अफगानिस्तान निकल गए और सिकंदर ने सारे ईरान में अपनी फतह का झंडा लहरा दिया। उसने ईरान में बाबुल शहर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। मुअर्रिखीन के मुताबिक सल्तनत फारस की शिकस्त की एक वजह ये भी थी कि वो पहले ही जवाल का शिकार हो चुकी थी और 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में पै दर पै शिकस्तों के बाद से इसका फैलाव रुक चुका था। ईरानी बादशाह के भागने के बाद सिकंदर ने ईरान के छोटे छोटे इलाकों को भी फतह करना शुरू कर दिया। सिकंदर इस बात को जानता था कि ईरानी बादशाह बाज आने वाला नहीं है। वो अफगानिस्तान में बैठकर दोबारा अपनी फौज तैयार करेगा और ईरान पर अपनी दोबारा हुक्मरानी के लिए हमला जरूर करेगा। इसलिए सिकंदर ने ईरान में रहकर ही खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। सिकंदर ईरान और यूनान के लोगों को मुत्तहिद करके एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो सिर्फ उनकी वफादार हो। सिकंदर ने अपने कई जर्नैलों और एहलकारों को हुक्म दिया कि वो ईरान की शहजादियों से शादियां कर लें। इस मौके पर इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब करवाई गई। सिकंदर आजम ने खुद के लिए भी मजीद 2 बीवियों का इंतखाब किया। यूनानी फौज को ईरान के इलाके पर्सिपोलिस से न सिर्फ फतह मिली बल्कि उनके लिए मालो जर के अंबार लग गए। इस इलाके से यूनानी फौज ने इतना माल लूटा कि इस माल को 4000 खच्चरों और 500 ऊंटों पर लादकर मुंतकिल करना पड़ा। पर्सिपोलिस शहर ईरानियों के लिए बहुत मुकद्दस था क्योंकि ईरान की ज्यादातर इबादत गाहें इसी शहर में थीं और इसके अलावा बड़े बड़े महल्लात भी इस शहर की शायाने शान थे। ईरान के सियासी मामलात भी इसी शहर में तय होते थे, मगर पल भर में सिकंदर की फौज ने इस शहर को तहस नहस कर दिया। सिकंदर के हुक्म पर इस पूरे शहर को जला दिया गया और पल भर में खूबसूरत और बड़े बड़े महलों का शाहकार ये शहर एक उदास खंडर में तब्दील हो गया। नाजरीन, सिकंदर यूनानी की सिर्फ एक खास बात थी और वो थी उनकी बरकरफ्तारी। उन्होंने ईरानी बादशाह दारियुश स्वयं के हमले के इंतजार की बजाय खुद इस पर धावा बोलने का फैसला किया। सिकंदर अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुआ तो उसे इत्तला मिली कि ईरानी बादशाह दारियुश स्वयं की फौज में उसके मशीर ने बगावत करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सिकंदर ने फिर भी हमला करने का फैसला तब्दील नहीं किया और मगरबी अफगानिस्तान की तरफ जब ईरान फौज पर हमला करना चाहा तो बगावत करने वाली ईरानी फौज बादशाह दारियुश स्वयं को हलाक करके भाग चुकी थी। सिकंदर ने जब बादशाह दारियुश की लाश को देखा तो उसने अफसोस का इजहार किया और उसकी आखिरी रसूमात खुद अदा की। उधर सिकंदर ने अफगानिस्तान को भी बिना किसी मुजाहमत के फतह कर लिया और कंधार शहर की बुनियाद रखकर यूनान हुकूमत का नज़्मो नस्क कायम किया। ईरानी बादशाह के साथ बगावत करने वाले मशीर बैसिस को भी सिकंदर ने गिरफ्तार कर लिया और 2 दरख्तों के दरमियान बांधकर उसे चीर दिया। इसके बाद सिकंदर ने शुमाली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम इलाकों को कुचलकर वहां अपनी फतह का झंडा लहराया। अफगानिस्तान में सिकंदर ने अफगानी बादशाह की बेटी रुखसाना से शादी भी कर ली और अफगानिस्तान के लोगों से अपने अच्छे मरासिम बना लिए। इन फतूहात के बाद सिकंदर की अब नजर हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हिंदुस्तान एक पुरानी तहजीब थी और इनके पास मालो दौलत की फरावानी थी। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से सिकंदर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। 326 कबल मसीह तक यूनानी फौज ने न सिर्फ यूरोप बल्कि सेंट्रल एशिया पर हुक्मरानी कायम कर ली थी और हिंदुस्तान की फतह सिकंदर के लिए लाजिमो मलजूम हो गई थी। सिकंदर हिंदुस्तान में दाखिल होकर सवात और इर्द गिर्द के कुछ इलाके तो फतह कर चुका था, मगर पंजाब उसके लिए गले की हड्डी बन चुका था। सिंध और टेक्सला को बिना मुजाहमत फतह करने के बाद सिकंदर का सामना हुआ पंजाब के हुक्मरान
राजा पोरस से। ये वही राजा पोरस है जिससे मुकाबला करने के लिए टेक्सला के हुक्मरान अम्भी ने बिना मुजाहमत सिकंदर की इताअत कबूल कर ली थी। सिकंदर के साथ अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए अम्भी ने सिकंदर को 65 हाथियों का नजराना पेश किया ताकि वो राजा पोरस के खिलाफ मुहिम में उसका इस्तेमाल कर सके। टेक्सला का बादशाह अम्भी सिकंदर की इतनी खातर तवाज़ो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन पोरस के खिलाफ जंग में उसका साथ दे। उसने जानबूझकर सिकंदर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए थे। उसने सिकंदर की फौज को अनाज के साथ साथ 5000 हिंदुस्तानी सिपाही भी दिए। उसका नौजवान जनरल सेंड्रो कप्तोस भी सिकंदर के साथ शामिल हो गया। सिकंदर ने टेक्सला में 2 महीने गुजारे और वहाँ के बादशाह की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। सिकंदर ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उन्होंने हैपिस्टेन की क़यादत में एक बड़ी फौज दर्रा खैबर के उस पार भेजी ताकि वो रास्ते में आने वाले कबाली बागियों को कुचल दे। और सबसे अहम बात ये है कि जल्द अज जल्द दरिया सिंध तक पहुंचकर एक पुल बनाए ताकि सिकंदर की फौज दरिया को अबूर कर सके। लेकिन दरिया जेहलम को अबूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। गो के सिकंदर के पास राजा पोरस से ज्यादा फौज थी, लेकिन राजा पोरस फिर भी हथियार डालने को तैयार नहीं थे। सिकंदर की राजा पोरस की तरफ पेशकदमी के दौरान ऐसे तमाम बादशाह जो सिकंदर के रास्ते में आए और हथियार नहीं डाले, सिकंदर ने उन तमाम के कलों पर कब्जा कर लिया। एक जगह कबाली बागियों ने सिकंदर की फौज पर घात लगाकर हमला किया और इस मुहिम के दौरान एक तीर सिकंदर के बाजू पर लगा। उस वक्त वो शाम को आराम करने के लिए कैंप लगा रहे थे। सिकंदर के सिपाहियों ने करीबी पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हमला आवरों का ख्याल था कि सिकंदर फरार हो गया है, लेकिन सिपाही पहाड़ी से नीचे उतरे और अचानक इन पर जवाबी हमला कर दिया। बागियों ने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने इस शर्त पर उनकी जान बख्शी कि वो उनकी फौज में शामिल हो जाएं। पहले तो वो राजी हो गए, लेकिन जब कुछ सिपाहियों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो सिकंदर ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। सिकंदर की फौज को दरिया सिंध तक पहुँचने में 20 दिन लग गए। वहाँ टेक्सला के बादशाह ने दरिया सिंध पर कश्तियों से पुल बनाने में उनकी मदद की। दरिया सिंध के किनारे रहने वाले लोग जानते थे कि दरिया के बहाव के मुतवाजी लकड़ी की कश्तियों को जोड़कर दरिया पर पुल बनाया जा सकता है। सिकंदर के जासूसों ने इतला दी कि पोरस के पास एक बड़ी फौज है जिसमें बहुत बड़े बड़े हाथी शामिल हैं। सिकंदर का ख्याल था कि वो पोरस की फौज को शिकस्त दे सकता है, लेकिन मानसून के शुरू होने की वजह से ऐसा करना आसान नहीं था। सिकंदर की फौज को बारिश में लड़ने का तजर्बा जरूर था, लेकिन उन्हें शदीद गर्मी का भी सामना था। इसलिए वहाँ से इसने पोरस को पैगाम भेजा कि वो सरहद पर आए और उनकी इताअत कबूल करे। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की इताअत कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो उनसे अपनी सल्तनत की सरहद पर मिलने को तैयार है। इस जवाब के बाद सिकंदर ये बात जान चुका था कि राजा पोरस से फतह ही उसका असल इम्तिहान है और ये फतह ही इसे हिंदुस्तान में हुक्मरान बना सकती है। सिकंदर और उनके सिपाही कई दिनों तक मार्च करते हुए दरिया जेहलम के करीब पहुँचे। पोरस की फौज जेहलम के दूसरी तरफ थी। सिकंदर ने दरिया के शुमाली किनारे पर डेरा डाला। वो ऐसी जगह की तलाश में थे कि जहाँ से पोरस उन्हें दरिया पार करते हुए ना देख सके। पोरस को धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी फौज को दरिया के किनारे बहुत पीछे भेज दिया। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को एक जगह नहीं रखा, कभी मगरिब की तरफ ले जाते और कभी मशरिक की तरफ। इस दौरान उन्होंने दरिया
अगर वो हथियार डाल दे तो उसकी जान बच जाएगी। राजा पोरस सिकंदर से मिलने के लिए आमादा हो गया। सिकंदर पोरस की 6 फीट लंबी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। पकड़े जाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने फौरन जवाब दिया कि जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ किया करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी के लिए मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने न सिर्फ पोरस से जीती हुई सरजमीन उन्हें लौटा दी, बल्कि आसपास की कुछ इजाफी जमीनें भी उन्हें अता कर दी। सिकंदर के इस अमल से उसके हामियों ने जबरदस्त रद्द-ए-अमल देते हुए नाराजगी का इजहार किया। राजा पोरस से फतह तो मिल गई थी, मगर यूनानियों के हौसले पस्त हो गए थे। अब यूनानी फौज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत निंदा से टकराना था, जो राजा पोरस से 4 गुना बड़ी थी। एक लंबे अरसे से जंगों में मसरूफ यूनानी फौज ने थके हुए तासुरात के साथ बगावत कर दी और सिकंदर को इस बात पर मजबूर किया कि वापस यूनान चले। अपनी फौज की बगावत देखकर सिकंदर ने वापस जाने का इरादा कर लिया, लेकिन वो वापस यूनान नहीं बल्कि ईरान में अपने दारुल हुकूमत बाबुल में आ गए। लेकिन बाबुल से वापसी पर सिकंदर ने एक हमाकत कर दी। उसने वापसी पर मुल्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया और इस हमले में उसे मुल्तान में जबरदस्त मुजाहमत देखने को मिली। इस मामूली से कले ने सिकंदर को वो जख्म दिया जो उसकी मौत की वजह बना। सिकंदर को मुल्तान में लड़ाई के दौरान सीने पर एक तीर लगा, जिसने उसको हवास बाख्ता कर दिया। मुल्तान को यूनानियों ने तहस नहस कर दिया, लेकिन सिकंदर की हालत मजीद बिगड़ने लगी। सिकंदर को बाबुल में लाया गया और माहिर तबीबों ने उसकी मरहम पट्टी की। इस इलाज से सिकंदर ठीक तो हो गया, लेकिन कुछ अरसे का मेहमान साबित हुआ। जून 323 कबल मसीह को सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर इस दुनिया को छोड़ गया। बाज मुअर्रिखीन के ख्याल में मौत की वजह उसके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था और बाज के ख्याल में वो मलेरिया की वजह से हलाक हुआ। रोमी मुअर्रिखीन के मुताबिक सिकंदर आजम कभी कभी शराब के नशे में धुत हो जाता था और एक मर्तबा उसने रात के खाने के मौके पर नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को कत्ल कर दिया था। शराब के नशे में गुस्से में आ जाने और पागलपन रवैये के कई वाकयात रोमन मुअर्रिखीन ने रकम किए हैं। सिकंदर के हाथों कत्ल होने वाला उनका दोस्त क्लेटस था, जो सिकंदर और उनके खानदान के बहुत करीब था। वो अक्सर पूरी सच्चाई से सिकंदर को मशवरे देता था और हर जंग में उसका दाएं बाजू था। उस रोज सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी और जब क्लेटस ने कहा कि तुम्हारी शख्सियत तब्दील होती जा रही है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, तुम फारस के लोगों जैसे होते जा रहे